स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। कहने का तात्पर्य है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुविकल्पी प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 4 अप्रैल 2022 के लिए, क्योंकि 4 अप्रैल को आपका विज्ञान का पेपर है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा बहुविकल्पीय प्रश्नों को और साथ ही साथ आप फास्ट रिवीजन भी करते रहिएगा, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बहुविकल्पी उन सभी को मैंने यहां पर ले लिया है। इसलिए आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। पहला विकल्प है धावन सोडा, दूसरा विकल्प है फिटकरी, तीसरा विकल्प है बेकिंग सोडा और चौथा विकल्प है विरंजक चूर्ण। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ क्या होता है? उत्तर क्या हो जाएगा? फिटकरी। दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए जल्दी जल्दी प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। अगला है, यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न, क्षारीय विलयन का पीएच है। यहां पर पहला विकल्प है 0, दूसरा विकल्प है 7, तीसरा विकल्प है 7 से कम और चौथा विकल्प है, यहां पर आप देख सकते हैं चौथा विकल्प 7 से अधिक। तो क्षारीय विलयन का पीएच क्या होता है? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 7 से अधिक। चौथा ही ऑप्शन सही है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। अगला यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न, और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुविकल्पी उन सभी को इस वीडियो में मैं ले रहा हूं। इसलिए आप जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास समय कम है और आपको 4 अप्रैल को विज्ञान विषय का पेपर देना है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान है। ये सभी महत्वपूर्ण है प्रश्न। पहला विकल्प है यहां पर 0, दूसरा विकल्प है 1, तीसरा विकल्प है 7 और चौथा विकल्प है 14। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? उत्तर क्या हो जाएगा? 7। उत्तर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, यहां पर आप देख सकते हैं H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प है 0, दूसरा विकल्प है 7 से कम और तीसरा विकल्प है 7 और चौथा विकल्प है 7 से अधिक। तो H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? उत्तर हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं 7 से कम। उत्तर क्या हो जाएगा? 7 से कम। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। यहां पर पहला विकल्प है अम्लीय, दूसरा विकल्प है क्षारीय, तीसरा विकल्प है उदासीन और चौथा विकल्प है उभयधर्मी। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? उत्तर क्या हो जाएगा? अम्लीय। उत्तर क्या हो जाएगा? अम्लीय। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, अम्लीय होता है। अगला यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न है, कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? पहला विकल्प है कॉपर, दूसरा विकल्प है लोहा, तीसरा विकल्प है जस्ता और चौथा विकल्प है सोडियम। तो कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? उत्तर क्या हो जाएगा? सोडियम। उत्तर क्या हो जाएगा? सोडियम ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर भी जल से अभिक्रिया करती है। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं, यूरेनियम है। पहला विकल्प है क्षार धातु, दूसरा विकल्प है अधातु, तीसरा विकल्प है स्थायी तत्व और चौथा विकल्प है अंतः संक्रमण धातु। तो उत्तर क्या हो जाएगा? यूरेनियम है, क्या है? अंतः संक्रमण धातु। चौथा ऑप्शन सही है। कौन सा? चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न यहां पर जल्दी जल्दी देख लीजिए आप, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे संबंधित है? पहला विकल्प है पोषण से, दूसरा विकल्प है श्वसन से, तीसरा विकल्प है उत्सर्जन से और चौथा विकल्प है परिवहन से। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है,
पादप में जाइलम उत्तरदायी है। यहां पर पहला विकल्प है जल का वहन, दूसरा विकल्प है भोजन का वहन, तीसरा विकल्प है अमीनो अम्ल का वहन और चौथा विकल्प है ऑक्सीजन का वहन। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पादप में जाइलम उत्तरदायी है, उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा जल का वहन। जाइलम मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि जा से जाइलम और जा से जल, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके वहन के लिए? जल का वहन। यही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न यहां पर जल में घुलनशील होता है। यहां पर पहला विकल्प है विटामिन ए, दूसरा विकल्प है विटामिन डी, तीसरा विकल्प है विटामिन के और चौथा विकल्प है विटामिन सी। तो जल में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है? दिए गए विकल्पों में से विटामिन सी होता है। अगला है प्रश्न, यहां पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है, पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है? इस तरीके से यदि प्रश्न आता है तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला विकल्प है उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का संवहन, दूसरा विकल्प है जल का संवहन, तीसरा विकल्प है भोजन का संवहन और चौथा विकल्प है अमीनो अम्ल का संवहन। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि पादपों में जाइलम का कार्य होता है। क्या कार्य होता है? उत्तर हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं जल का संवहन। उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा ही ऑप्शन सही है। पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है? जल का संवहन हो जाएगा उत्तर। अगला है प्रश्न यहां पर वृक्कों का कार्य है। पहला विकल्प है श्वसन, दूसरा विकल्प है परिवहन, तीसरा विकल्प है उत्सर्जन और चौथा विकल्प है पाचन। तो वृक्कों का कार्य क्या है? उत्तर क्या हो जाएगा? वृक्कों का कार्य है उत्सर्जन। राइट आंसर है उत्सर्जन। तीसरा विकल्प सही है। और अगला प्रश्न है डीएनए पाया जाता है। तो यहां पर पहला विकल्प है कोशिका द्रव्य में, दूसरा विकल्प है केंद्रक द्रव्य में, तीसरा विकल्प है केंद्रिका में और चौथा विकल्प है केंद्रक में। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए पाया जाता है कहां पर? उत्तर क्या हो जाएगा? केंद्रक में। उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा केंद्रक में। अगला है प्रश्न यहां पर विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो यहां पर पहला विकल्प है चीन के विद्यार्थी से, दूसरा विकल्प है चिंपैंजी से, तीसरा विकल्प है मकड़ी से और चौथा विकल्प है जीवाणु से। तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? उत्तर क्या हो जाएगा? चीन के विद्यार्थी से। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है डार्विन के अनुसार, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप तैयार करके जाइएगा। डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प प्राकृतिक वरण से और दूसरा विकल्प उत्परिवर्तन से, तीसरा विकल्प प्रसंस्करण से और अगला जो विकल्प है चौथा उपार्जित लक्षणों से। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। कैसे होती है? उत्तर हो जाएगा यहां पर उत्परिवर्तन से। उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही है, उत्परिवर्तन से। अगला है प्रश्न यहां पर प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? पहला विकल्प है वायु, दूसरा विकल्प है जल, तीसरा विकल्प है कांच और चौथा विकल्प है निर्वात। तो प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा निर्वात। उत्तर क्या हो जाएगा? निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होगा। अगला है प्रश्न, और ये प्रश्न तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ आप इन प्रश्नों को भी तैयार करते रहिएगा। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रश्न को पूछने का अन्य भी तरीका होता है। मैं आपको अन्य तरीके से जो प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में, मैं वह भी प्रश्न आपको दिखाऊंगा आगे। यहां पर चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। पहला विकल्प है बैंगनी, दूसरा विकल्प है नीला, तीसरा विकल्प है काला और चौथा विकल्प है सफेद। तो मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यदि हम पृथ्वी से आकाश को देखते हैं ऊपर की ओर तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो यहां पर पहला विकल्प आप देख सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के कारण, दूसरा विकल्प है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तीसरा विकल्प है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण और चौथा विकल्प है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो उत्तर क्या हो जाएगा? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी तीसरा ऑप्शन सही है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अगला है प्रश्न, अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। पहला विकल्प है सीधा वास्तविक बड़ा, दूसरा विकल्प है सीधा आभासी छोटा, तीसरा विकल्प है उल्टा वास्तविक छोटा और चौथा विकल्प है उल्टा आभासी बड़ा। तो अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? सीधा आभासी छोटा। दूसरा ऑप्शन सही है, सीधा आभासी छोटा। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? यहां पर पहला ऑप्शन है अनंत, दूसरा ऑप्शन है 35 सेंटीमीटर या सेमी पर और तीसरा ऑप्शन है 30 सेमी पर और चौथा ऑप्शन है 25 सेमी पर। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? उत्तर हो जाएगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर पर, यानी 25 सेमी पर। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। कहां पर बनता है? पहला है विकल्प रेटिना पर, दूसरा विकल्प है रेटिना से आगे, तीसरा विकल्प है रेटिना के पीछे और चौथा विकल्प है अनंत पर। तो मनुष्य के स्वास्थ्य नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। कहां पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। पहला ही ऑप्शन सही है, रेटिना पर। अगला प्रश्न है, यहां पर आप देख सकते हैं, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, बैंगनी, हरा या फिर काला? तो इसके पहले मैंने प्रश्न में बताया है कि चंद्रमा से जब कोई अंतरिक्ष यात्री आकाश की ओर देखता है तो आकाश कैसा दिखाई देता है? वह काला दिखाई देता है। और अंतरिक्ष यात्रियों को, प्रश्न वही है, थोड़ा सा चेंज है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? उत्तर हो जाएगा काला दिखाई देता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक अश्व शक्ति बराबर है। यहां पर पहला विकल्प है 726 वाट, दूसरा विकल्प है 736 वाट, तीसरा विकल्प है 746 वाट और चौथा विकल्प है 756 वाट। तो उत्तर क्या हो जाएगा? एक अश्व शक्ति बराबर है, किसके बराबर है? 746 वाट के बराबर है। उत्तर क्या हो जाएगा? 746 वाट के बराबर एक अश्व शक्ति होता है। और अगला है प्रश्न, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक क्या है? यह प्रश्न मिस्टेक भी हो गया था आंसर बताने में, तो अब मैं आपको क्लियर आंसर बता रहा हूं। पहला है विकल्प एम्पियर, दूसरा विकल्प है वाट, तीसरा विकल्प है ओम और चौथा विकल्प है वोल्ट। तो किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। आप सही कर लीजिएगा, मुझसे ही मिस्टेक हो गई थी जल्दबाजी में, इसलिए उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, बिजली के बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट जो होता है वह बना होता है, किसका बना होता है? पहला विकल्प है नाइक्रोम का, दूसरा विकल्प है स्टील का, तीसरा विकल्प है टिन का और चौथा विकल्प है टंगस्टन का। तो बिजली के बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट बना होता है, किस चीज का बना होता है? उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? उत्तर हो जाएगा टंगस्टन का। बिजली के बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट बना होता है, किसका? टंगस्टन का बना होता है। अगला है प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? यहां पर पहला विकल्प है धूप वाले दिन,
दूसरा विकल्प है बादलों वाले दिन, तीसरा विकल्प है गर्म दिन और चौथा विकल्प है पवनों यानी वायु वाले दिन। तो गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग दिए गए विकल्पों में से किस दिन नहीं कर सकते हैं? उत्तर क्या हो जाएगा? बादलों वाले दिन। उत्तर क्या हो जाएगा? बादलों वाले दिन। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग नहीं कर सकते। किस दिन? बादलों वाले दिन। जिस दिन बादल होंगे उस दिन सौर जल तापक का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। अगला है प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है? यहां पर आप देख सकते हैं पहला है विकल्प जल विद्युत, दूसरा विकल्प है पवन ऊर्जा, तीसरा विकल्प है पेट्रोलियम और चौथा विकल्प है सौर ऊर्जा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है? यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर हो जाएगा जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है? उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और यह प्रश्न साइंस पेपर के लिए और साथ ही सोशल साइंस पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यह विज्ञान में भी प्रश्न आ जाता है और कभी कभी सामाजिक विज्ञान के पेपर में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पहला विकल्प है 5 जुलाई को, दूसरा विकल्प है 10 दिसंबर को, तीसरा विकल्प है 5 जून को और चौथा विकल्प है 4 जून को। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? 5 जून को। प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये थे बहुविकल्पी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको 4 अप्रैल यानी 4 अप्रैल के लिए ये प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। मैंने रिवीजन करवा दिया है बहुविकल्पी प्रश्नों का और मैं अब लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को भी बताऊंगा जो महत्वपूर्ण हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहें, क्योंकि मैं अब आपको सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।